बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाजरीन, आज सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में अटार्नी जनरल को कल तक पार्लिमानी कार्रवाई का रिकॉर्ड जो है वो जमा करवाने का बाकायदा हुक्म दे दिया है। नाजरीन, आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के सोमोटो इख्तियारात को महदूद करने के हवाले से आज केस की समाअत थी और इस केस की समाअत 8 रुकनी बेंच ने की है। और इस बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीफ अख्तर, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद इस बेंच का बाकायदा हिस्सा थे। और आज हमने देखा कि इस केस की समाअत से लेकर आखिर तक जो है वो चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल जो हैं ज़्यादा एग्रेसिव नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन दीगर जो जज साहिबान थे वो काफ़ी एग्रेसिव नज़र आ रहे थे और बड़े सख्त किस्म के रिमार्क्स भी सामने आ चुके हैं। नाजरीन, आज इस केस की समाअत के आगाज़ में ही हमने देखा कि वफाकी हुकूमत ने केस के हवाले से फुल कोर्ट बेंच बनाने के हवाले से जो इस्ता की थी उस पर हमने देखा कि नाजरीन आज बाकायदा अटार्नी जनरल मंसूर उस्मान ने फुल कोर्ट बनाने की पहले ही समाअत के आगाज़ में ही उन्होंने इस्तदा की थी कि इस केस में बाकायदा फुल कोर्ट बेंच अगर बनाया जाए तो बेहतर है, क्योंकि बहुत से सियासी जमातों की जानिब से इस बेंच पर बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात और एतराज़ात उठाए हैं। इसलिए तमाम सियासी जमातों को की जानिब से भी ये डिमांड सामने आ चुका है कि फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए। तो आज अटार्नी जनरल मंसूर उस्मान ने समाअत के आगाज़ में ही उन्होंने फुल कोर्ट बनाने की बाकायदा इस्तदा करते हुए ये कहा कि जो अदालत की जानिब से रिकॉर्ड तलब करने के हवाले से पार्लिमानी रिकॉर्ड की जो बात की है वो उन्होंने कहा है कि उम्मीद यही है कि कल तक ये पार्लिमानी रिकॉर्ड जो हैं वो मिल जाएगा। इस हवाले से बाकायदा स्पीकर ऑफिस से बातचीत हो चुकी है, रस्मी और गैर रस्मी। तो कल तक उन्होंने कहा कि इसमें बाकायदा रिकॉर्ड जो है वो मिल सकता है। जब पे अटार्नी जनरल की जानिब से ये कहा गया कि इस पर फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए, क्योंकि बहुत से सियासी जमातों की जानिब से इस पर एतराज़ात उठाए गए हैं, लिहाजा ये अपनी नौयत का एक अहम केस है और जिससे पूरा मुल्क इससे मुतासिर हो रहा है और बहुत से लोग के इससे मुतासिर हो रहे हैं और बराह रास्त पूरे पाकिस्तानियों का इस केस के साथ किसी न किसी तरीके से एक कनेक्शन है। तो लिहाजा तमाम सियासी जमातों को एतमाद में लेने के लिए ये लाजमी है कि इस पर फुल कोर्ट बनाए जाएँ ताकि बेहतर तरीके से इसको आगे बढ़ाया जाए। जिस पर नाजरीन हमने देखा कि जस्टिस मुनीफ अख्तर की जानिब से ये कहा गया कि ये सब उससे बालातर है कि फुल कोर्ट का जो बेंच है उसका जो फ़ैसला होगा वो अच्छा और 3 रुकनी बेंच का जो फ़ैसला होगा वो बुरा। ये कैसे कहा जाता है, ये सब उससे बालातर है। उनकी जानिब से कहा गया कि फुल कोर्ट बेंच का जो फ़ैसला होगा उसे तस्लीम करने के लिए तैयार है, लेकिन 3 रुकनी जो बेंच है वो बुरा। ये क्यों इस तरह किया जा रहा है? और साथ साथ दीगर जो जज साहिबान थे जिसमें जस्टिस आयशा मलिक थी, उनकी जानिब से भी ये कहा गया कि ये हमेशा फिर तो यही एक तरीक़ाकार रहेगा कि जब भी जिसको कोई बेंच पसंद ना आए तो वो फिर फुल कोर्ट बेंच का डिमांड करेगा। तो लिहाजा किसी भी लोगों की या किसी भी जो साहिलीन है बिलखुसूस उनकी मंशा के हिसाब से बेंच तश्कील देना ये किसी सूरत मुनासिब नहीं है। और उनकी जानिब से कहा गया कि बेंच जो हैं वो चीफ जस्टिस को कोई भी बाकायदा किसी भी तरीके से जो है वो ऑर्डर्स नहीं दे सकते हैं और बेंच जो है वो चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने जो बनाए हैं वो बिल्कुल बेहतर है और ये बेंच ही इस चीज़ का फ़ैसला करेगी। लेकिन साथ साथ ये भी बताना लाजमी है, नाजरीन आप सब बखूबी आगाह हैं कि जो बिलखुसूस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो बिल था इसका कानूनी शक्ल इख्तियार करने से पहले ही जिस वक्त एतराज़ात एक दफ़ा सदर की जानिब से लगाने के बाद दोबारा पार्लियामेंट की जानिब इसको भेजा गया था बिल को, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि दोबारा सदर की जानिब से एतराज़ात सामने आने के बाद उन्होंने पार्लियामेंट की जानिब पे इस बिल को भेजा था, जो कानूनी तौर पर 7 रोज़ के बाद इसने एक कानूनी शक्ल इख्तियार करना था। लेकिन उससे पहले ही चीफ जस्टिस की जानिब से सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस पर एतराज़ात उठाते हुए ताहुकुम सानी जो हैं इसको रोक दिया गया था। हालांकि ये समझ से बालातर है कि कोई भी बिल जो है वो कानूनी शक्ल इख्तियार करने से पहले ही क्या चीफ जस्टिस से या फिर सुप्रीम कोर्ट जो हैं इसको रोक सकता है या फिर इस पर कोई कानून साजी या फिर इसके मज़ीद काम करने से कैसे रोक सकता है। हालांकि ये बिल तो उस वक़्त कानूनी शक्ल इख्तियार नहीं कर गया था। लेकिन और दूसरी एक और चीज़ से कि जब भी सुप्रीम कोर्ट हो या फिर किसी भी हाई कोर्ट के भी जज साहिबान जो हैं वो हलफ उठाते हैं तो वो यही हलफ उठाते हैं कि वो आईन व कानून को सामने रख कर उसके मुताबिक ही
وہ فیصلے دیں گے، لیکن یہ سمجھ سے بالاتر ہے کہ جو باقاعدہ قانونی شکل اختیار کر چکا ہے، جو قانون بن چکا ہے، اسی قانون کو روکنے کے لیے اس وقت چیف جسٹس کی سربراہی میں دیگر جو ہم خیال بینچ ہے وہ اس وقت سرگرم عمل نظر آ رہا ہے، اور یقیناً اس سے آئین اور قانون جو ہیں وہ متاثر ہو سکتا ہے۔ جہاں تک سو موٹو کے اختیارات کی بات ہے، تو جب بھی ہم نے دیکھا کہ چیف جسٹس جو ہیں وہ جب چاہیں اپنے سو موٹو کے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے، اس سے پہلے بھی کئی وزرائے اعظم کو باقاعدہ فارغ کو کر چکے ہیں، اور جسٹ سو موٹو کے اختیارات کو استعمال کر کے تو اب جو ہیں حکومت کی جانب سے باقاعدہ سو موٹو کے اختیارات کو محدود کر کے یہ باقاعدہ کہا گیا ہے کہ 3 ججوں پر مشتمل، یعنی چیف جسٹس اور 2 سینئر ججوں پر مشتمل ایک کمیٹی ہوگی، اور پھر وہ مل کر یہ فیصلہ کریں گے کہ کس ایشو پر اختیارات کا استعمال کرنا ہے یا نہیں، یعنی سو موٹو اختیارات کا استعمال کرنا ہے یا نہیں۔ اس سے پہلے چیف جسٹس جو تھے وہ ہی بااختیار ہوتے تھے، تو پھر بہت سے معاملات پر بہت سی غلطیاں اس سے پہلے بھی سامنے آ چکی ہیں، اور اس وقت کے سٹنگ پرائم منسٹرز کو باقاعدہ ہٹایا گیا ہے۔ تو اب جو ہیں اس حکومت کی جانب سے اختیارات کو محدود کرتے ہوئے ان اختیارات کو باقاعدہ 3 ججوں تک جو ہیں وہ ڈیوائیڈ کر کے نیچے تک لایا گیا ہے، تو یقیناً اس سے سو موٹو کے اختیارات کو غلط استعمال کسی صورت جو ہیں وہ نہ ہونے کے چانس زیادہ بن سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاقل حسین کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔